गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हिंदी ग्रामर का मेरा 5th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होते हैं और स्थान के आधार पर जो हमने स्वर और व्यंजनों को बांटा था प्रयत्न के आधार पर और स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं और उनको कैसे लगाया जाता है और कैसे कितनी तरह की मात्राओं का हम हिंदी में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं मात्रा की परिभाषा। तो मात्रा की परिभाषा होती है जब स्वर व्यंजनों से मेल करता है तो वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। उस परिवर्तित रूप को मात्रा कहा जाता है। मात्राओं की संख्या 10 है। छोटा अ की मात्रा को मात्राओं में नहीं गिना जाता है। मतलब कि जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा माँ मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये माँ अकेला नहीं है, इसमें क्या है, आ जुड़ा हुआ है और जब इसमें से आ हम निकाल देते हैं तो यह आधा माँ बच जाता है। मतलब कि और अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने आपको लिखा मी, तो अब ये इसने क्या किया, जब इसमें इस माँ अकेले में स्वर जुड़ गया, स्वर की मात्रा जुड़ गई, मतलब स्वर जो है वो इस माँ व्यंजन में मात्रा के रूप में जुड़ गया, तो इसने अपना रूप क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। उसी को ही क्या कहा जाता है, मात्राएं कहा जाता है। और मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। कौन कौन सी हैं वो 10 मात्राएं, अब देखते हैं। देखिए, जो छोटा आ है उसको हम नहीं लिखते हैं मात्रा के रूप में, उसको नहीं गिना जाता है। और उसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, छोटा बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का जो रहती है उसको भी हम इसमें लगाते हैं। ए, ऐ, ओ और औ, ये 10 मात्राएं हम हिंदी में लिखते हैं। और ये आपको एग्जाम में आती है कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो 10 हिंदी में मात्राएं होती हैं। छोटा आ की जो मात्रा है उसको हम नहीं लिखते हैं। अब ये जो 10 मात्राएं हैं, इनके अलावा भी हमने कुछ मात्राओं को बाहर से एक्सेप्ट किया है। बाहर से मतलब कि कुछ ही दूसरी भाषाओं को से लिया है, उनको हम अन्य चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। देखिए, जो अन्य चिन्ह है इनके अंतर्गत विदेशी भाषा, न केवल अंग्रेजी, उर्दू और फारसी, मतलब कि सिर्फ अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, उर्दू और फारसी से भी हमने इन चिन्हों को लिया है। तो इसके अंतर्गत विदेशी भाषा, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी आदि के चिन्हों को लिया गया है। और इनको हमने 2 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, आगत स्वर और आगत व्यंजन। देखिए आगत स्वर क्या होते हैं। आगत स्वर, आगत स्वरों को इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। इसका स्थान जो है, जो हम छोटा आ और ओ की मात्रा जो रहती है, उनके बीच का जो साउंड होता है वहां से लिया जाता है उसको, मतलब बीच के साउंड में से लिया गया है। तो इसे ओ साउंड करते हैं, ओ। तो इसको ये ऐसा चंद्र बिंदी जो लगाते हैं, बिंदी हटा दीजिए, तो बस ये आधा जो रहेगा वो उस साइन से हम इसको इंडिकेट करते हैं। देखिए वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जो वर्ड हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, जिसमें कि आगत स्वर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है, उसको लिखा जाता है। जैसे हॉल, डॉक्टर, कॉलेज। आगत व्यंजन, देखिए आगत व्यंजन में हमने किस किस को लिया है, इसके अंतर्गत नुक्ता आता है। नुक्ता मतलब एक डॉट लग जाती है, उसको नुक्ता कहा जाता है। इसे खड़ी पाई व वर्ण के बीच में लगाया जाता है। इसे उर्दू लैंग्वेज से लिया गया है। हिंदी में 5 वर्णों में नुक्ता लगाया जाता है। मतलब कि आपको मैंने बताया था खड़ी पाई और शिरोरेखा क्या होती है, तो ये शिरोरेखा होती है और ये खड़ी पाई होती है। तो जो नुक्ता होता है वो खड़ी पाई के बीच में यहाँ पर मध्य में लगता है, मतलब वर्ण और खड़ी पाई के बीच में लगता है। और 5 कौन कौन से ऐसे हिंदी के वर्ण हैं जिनमें नुक्ता लगाया जाता है, तो वो है क, ख, ग, ज और ह। यहाँ पे आपको रेड डॉट दिख रही होगी, ये नुक्ता के रूप में लगाई गई है। तो जब इन 5 वर्णों में नुक्ता लगा दिया जाता है तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर हम बिना नुक्ता के का को बोलेंगे तो सिर्फ क बोलेंगे, लेकिन क ऐसे मतलब थोड़ा सा फिसलता हुआ सा लगता है। जैसे आप जो उर्दू के वर्ड हैं वो आप सुनेंगे तो आपको उसमें अक्सर वो वर्ण मिलेगा। जैसे खा है, खा में ख को हम सिंपल खा बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें नुक्ता लगा देते हैं तो वो खा बन जाता है, खा इस तरह से बोला जाता है। तो कौन कौन से हैं ऐसे वर्ण, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे खत नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं। खौफ, तो ये फा जो है यहाँ पर नुक्ता लगा दिया गया। जैसे दरवाजा नहीं बोलते, दरवाजा, जेड साउंड सुनाई देता है तो वो नुक्ता हो जाता है। गजल ग ज में लगा हुआ है गजल। फासला
कागज, तो ये इसमें भी क्या हुआ है, नुक्ता लगा और उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हिसिंग साउंड सा आता है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, नुक्ता के बाद उसमें साउंड चेंज हो जाता है। मगर कई वर्ड ऐसे हैं अगर आप उसको बिना नुक्ता के बोलोगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, और जैसे ही आप उस वर्ड में नुक्ता लगाते हो, उस जो भी वर्ड है उसमें नुक्ता लगाते हो तो उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप बिना नुक्ता के बोलेंगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, और नुक्ता के साथ अगर आप बोलेंगे तो उसमें कुछ और मीनिंग निकलेगा। जैसे कि जरा, यहाँ पे बिना नुक्ता का है, जरा, जा में कोई वो नहीं लगी है, नुक्ता नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसका बिना नुक्ता का मीनिंग होगा बुढ़ापा, और जैसे ही आप यहाँ पे जरा में नुक्ता लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, थोड़ा। इसी तरह फन, फन जो होता है, फन बोलते हैं, फन, पा वर्ण का उच्चारण होता है ना ओठ से, तो फा बोलोगे तो क्या हो जाता है, उसका मतलब सांप का जो फन होता है वो होता है। लेकिन आप फन बोलोगे, फ तो जो हवा जो है दांत से निकल जाती है, फा नहीं, ओठ टच नहीं हो रहा, इसमें फ, ऐसे फा हम ऐसे बोल रहे हैं कि दांत से हवा बाहर निकल रही है, तो उसका मतलब होता है कौशल। इसी तरह होता है सजा, सजा मतलब कि किसी चीज को सजाना, और जैसे ही हमने नुक्ता लगा दिया सजा में तो वो क्या हो जाता है, सजा, सजा मतलब होता है दंड देना। गज, गज मतलब होता है हाथी, इसी तरह हमने यहाँ पर नुक्ता जा में लगा दिया नुक्ता तो ये गज हो जाता है। गज मतलब कि नापने की यूनिट होती है, जो हम जमीन नापते हैं ना उसको नापने की वो यूनिट होती है। गरज, गरज मतलब जो बादल गरजते हैं वही होती है गरज, गरजना जिसको बोलते हैं बादल का, वो गरज होता है। लेकिन गरज जैसे ही बोला तो हम वहां पे क्या हो जाती है, मजबूरी। और जाली, जाली मतलब चलनी होती है, जो छानने की चलनी होती है उसको हम जाली बोलते हैं। लेकिन जाली बोलेंगे तो जाली क्या हो जाती है, जाली नोट हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, नकली। जाली मतलब हो जाता है नकली। इसी तरह जमाना, जमाना जैसे कि उसका मतलब जमाना ही होता है, जैसे कि बर्फ का जमाना, दही का जमाना, तो वो क्या हो जाता है, जमाना। लेकिन हम जैसे ही जा में नुक्ता लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, जमाना। तो जमाना का मीनिंग क्या हो जाता है, दुनिया, या जो आपकी वो होती है दुनिया। इसी तरह राज, राज का क्या मतलब होता है, जो शासन करते हैं ना, जो हमारे मतलब राजा महाराजा लोग जो शासन करते हैं वो राज करते हैं। लेकिन राज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर, वो रहस्य हो जाएगा। राज का मतलब क्या हो जाएगा, वहां रहस्य हो जाएगा। हम आगे चलते हैं कि कुछ और मात्राएं हमारे पास हैं, तो उन मात्राओं का हमारे हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। रा की जो स्थिति है, रा के विभिन्न रूप होते हैं। देखिए शब्दों में जो रा जो है एक वर्ण है, वो मात्रा तो है नहीं है। जब हमने या र लवा पढ़े थे, यह रा क्या था, अंतस्थ व्यंजन था, तो वो है व्यंजन। लेकिन पूरे व्यंजन वर्ण में रा ही एक ऐसा है जिसको मात्रा के रूप में भी लिखा जाता है। तो देखिए शब्दों में रा की स्थिति 3 प्रकार से होती है। कैसे, कभी तो कोई शब्द रा से प्रारंभ होता है, कभी वो बीच में आता है, और कभी अंत में आता है। जैसे अगर प्रारंभ में हम बोले रात, राग, रास, तो ये सब कैसे हो गए, शुरू में आने वाले हो गए। अगर हम मध्य में अगर इनको लाते हैं तो मध्य में कैसे इनका उच्चारण होगा, करना, मरना, डरना, है ना, चरना, तो ये बीच में आया। और तीसरे तरीके से हम अगर इसका उच्चारण, इसको हम लिखें, इसकी स्थिति लिखें, तो ये अंत में आते हैं। जैसे चोर, मोर, नहर, ये इनका 3 तरह से इनकी स्थिति हो गई। अब आगे देखते हैं कि रा एक व्यंजन है, और इस रा की यह विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजनों से जुड़ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे रेफ या रफार भी कहा जाता है। यही रा की विशेषता है। अब ये रेफ है और रफार है, इसको हम, इसकी स्थिति क्या होती है, और जब ये बोला जाता है कैसे बोला जाता है, और इसको कहाँ लगाया जाता है, वो देखते हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो रा जो है रफार के रूप में किस तरह से लगता है। तो जब रा की ध्वनि अंतिम वर्ण के पहले सुनाई देती है तो वह शिरोरेखा के ऊपर अंतिम वर्ण में होती है। अगर ये समझ में ना आया हो ये वाली, तो इसको एक बार और पढ़िए। देखिए, जब रा की ध्वनि अंतिम वर्ण के पहले सुनाई देती है तो यह शिरोरेखा के ऊपर अंतिम वर्ण में आती है। अब आप जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है पर्व, आप पर्व को ध्यान से बोलिए, पर र
व, रा किससे जुड़ रहा है? व से जुड़ रहा है, मतलब व अंतिम है। तो जब रा की ध्वनि अंतिम वर्ण के पहले, जस्ट पहले सुनाई दे रही है, तो वो जो रेफ है वो शिरोरेखा के ऊपर कहाँ लगेगी? अंतिम वर्ण में लग जाएगी। ठीक, तो पर्व को हमने कैसे लिखते हैं? हम पर्व। हालांकि पर्व का जो मीनिंग है, जो ये रा है, ये जो रफार है, ये आधे रा को ही तो हमने रफार के रूप में लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चलन में नहीं है। ये मतलब इसको ऐसा हम कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, लिखा हुआ देखा भी नहीं होगा, इसको लिखा ऐसे ही जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि जब अंतिम वर्ण के पहले रा की ध्वनि सुनाई देती है तो अंतिम वर्ण में ये रफार के रूप में लग जाता है। ठीक, इसी तरह कर्म, र जो है वो माँ के पहले सुनाई दे रहा है तो वो माँ में रफार के रूप में लग जाएगा। इसी तरह वर्ष, वर्ष में भी क्या होगा? शिरोरेखा के ऊपर शा में लग जाएगा। कार्य, कार्यालय, ये आपको ये दिखेगा। अब कार्यालय में देखिए बहुत सारे अक्षर हैं, तो इसमें को समझिए। कार्यालय, तो ये कार्य, या के साथ के पहले रा सुनाई दे रहा है, तो जो रा है वो किस में लग जाएगा? रफार के रूप में किस में लगेगा? या में लग जाएगा। ठीक है, आगे दूसरी पोजीशन कौन सी है वो देखते हैं। आगे की पोजीशन, दूसरी पोजीशन है इसकी, जब रा की ध्वनि प्रथम वर्ण के बाद सुनाई देती है तो वह खड़ी पाई के मध्य आती है। मतलब कि अभी क्या हो रहा था? अंतिम वर्ण में सुनाई दे रही थी, लेकिन अब रा की ध्वनि प्रथम वर्ण के बाद सुनाई देती है, मतलब प्रथम वर्ण से लगी हुई होती है, तो यह खड़ी पाई के मध्य आती है। जब रा के पहले जो व्यंजन है वह हलंत रूप में है, लेकिन लिखते समय उसको पूरा लिखा जाता है, और रा को रफार के रूप में उसको खड़ी पाई में लगा दिया जाता है। जैसे क्रमिक, क्रमिक अगर हम बोलते हैं तो देखिए क्र, क्र, का में ही रा का साउंड सुनाई दे रहा है, और का जो है वो आपको खड़ी पाई के साथ मिलता है ना? ये खड़ी पाई, का कैसा वर्ण है? खड़ी पाई के साथ का वर्ण है, खड़ी पाई के बिना नहीं लिखा जाता है वो। तो वो जो रा है वो का में खड़ी पाई में जुड़ जाएगा, रेफ के रूप में रा जो है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमिक। मगर ये जो का है, इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये जो का है वो आधा, मतलब हलंत के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जब हम इस रा को यहाँ पे रेफ के रूप में लिख देते हैं तो ये पूरा का पूरा आ जाता है, इसमें हलंत हट जाता है। इसी तरह प्रवीण, हालांकि प्रवीण में आपको रेफ ऐसे लगाना चाहिए ऐसा, लेकिन मैंने वो गलती से हो गया। तो पा जो है यहाँ पर आधा है, पा में ही प्र सुनाई दे रहा है, पा में ही र सुनाई दे रहा है, तो ये जो पा है, ये रा है, ये इसमें खड़ी पाई में यहाँ पर लग जाएगा। ये रा जो है पा में खड़ी पाई के रूप में लग जाएगा, रेफ के रूप में लग जाएगा, सॉरी। फिर यहाँ पे क्रम है, क्रम में भी आपको वैसा ही साउंड आ रहा होगा, क्रम है, का में रा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये जब हम इसको विच्छेद करेंगे इसका, तो का जो है वो आधा लिखा जाएगा, लेकिन जब इसमें रेफ के रूप में रा को लगा दिया तो ये आधा नहीं पूरा लिखा जाएगा। इसी तरह ताम्र, ताम्र में भी देखेंगे आप तो माँ के साथ रा सुनाई दे रहा है, तो माँ आधा है यहाँ पर, लेकिन जब हम इसको रेफ के रूप में लिखेंगे तो ये माँ में आके जुड़ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है देखते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन जो है रफार को लगाने की, वो क्या होती है? जब रा की ध्वनि प्रथम वर्ण के बाद सुनाई देती है और वर्ण में खड़ी पाई नहीं हो, तब यह वर्ण के रूप में हंस पद के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, वर्ण के रूप में नहीं, मतलब रेफ के रूप में लगाई जाती है। जब यह वर्ण नहीं, रेफ के रूप में, ये यहाँ पर रेफ के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले ऊपर वाले में भी हमने पढ़ा कि जब रा की ध्वनि प्रथम वर्ण के बाद सुनाई देती है और उसमें खड़ी पाई, उसको रेफ के रूप में हम उसको क्या लगाते हैं? खड़ी पाई के बीच में से डंडी के रूप में लगा देते हैं। लेकिन जहां पर खड़ी पाई नहीं है, जिस वर्ण में जैसे टा डा है, उनमें खड़ी पाई तो होती नहीं है, तो अब वहां पर प्रथम वर्ण के बाद यदि रा की ध्वनि सुनाई देगी तो हम उसको रेफ को कैसे लगाएंगे? तो उसको लगाने के लिए जो ये हंस पद होता है, जहां हंस पद का यूज हम कब करते हैं? किसी भी मतलब उसको जोड़ने के लिए। अगर छूट जाता है कोई वर्ण, जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो हम विराम चिन्ह में ये हंस पद को सबको बताएंगे। तो इसके इस प्रकार के जो चिन्ह होता है वो लग जाता है कहाँ पर?
रेफ के रूप में, जहां पर खड़ी पाई, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन से हैं वो वर्ण? टा और डा ही अक्सर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे ट्रेन, ट्रेन में आपको खड़ी पाई नहीं मिल रही, लेकिन टा में ही रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसलिए इसमें ऐसा 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 साइन लग के और फिर वो रेफ लग जाती है। इसी तरह ड्रामा, इसी तरह ट्रक। तो ये हो गई आपकी मात्राएं जो कि हमने पढ़ी। मात्राएं 10 होती हैं। रा की कौन कौन सी स्थिति होती है, रा में रेफ कैसे किस कंडीशन में लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मात्राओं का हमारा छोटा सा लेक्चर था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जहां आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके सारे जो क्यूरीज हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।